हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है एंटीजन। आज हम पढ़ेंगे एंटीजन्स क्या होते हैं और इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं, और इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक आज शुरू करते हैं। एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन क्या होता है। अब आपको तो पता होगा वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर होते क्या हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस सेल के ऊपर जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं और एंटीबॉडीज़ का सीक्रेशन करवाते हैं। तो एंटीजन्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी बैक्टीरिया या वायरस सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाते हैं और एंटीबॉडीज़ का सीक्रेशन करते हैं। एंटीबॉडी सीक्रेशन हो रही है तो इम्यून रिस्पॉन्स खुद ही एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो एंटीजन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जो हमारी खुद की बॉडीज़ रहती है, जो हमारी खुद की एंटीबॉडीज़ रहती है, वो हमारे ही एंटीजन को नहीं पहचान पाती है और नुकसान कर देती है। उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सेल्फ एंटीजन क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी की सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एंटीजन्स जैसे बैक्टीरिया और हमारे वायरस सेल जो रहते हैं उनके ऊपर ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो उनकी एक पहचान है कि हाँ हम बैक्टीरिया हैं, हाँ हम वायरस हैं। वैसे ही हमारे सेल्स के ऊपर भी एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे सेल्स को, हमारी जो एंटीबॉडीज़ है उनको पहचानने में हेल्प करती हैं कि ये हमारी सेल्स है, तो इनको कोई अफेक्ट ना हो, कोई इफ़ेक्ट ना दिखाऊं मैं इन पे। ठीक है, तो रिकग्नाइज बाय इम्यून रिस्पॉन्स, सेल्फ एंटीजन डोंट ट्रिगर एनी इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारे एंटीजन्स होते हैं वो कोई भी रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करते, इम्यून रिस्पॉन्स को खासकर कोई भी एंटीबॉडीज़ का सीक्रेशन नहीं करते। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारी सेल्स के जो एंटीजन हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का सीक्रेशन स्टार्ट करवा देते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा देते हैं और एंटीबॉडीज़ हमारे सेल पे अटैक कर देती है। एंटीबॉडीज़ एक्चुअली अटैक करने का काम नहीं करती, उसका काम होता है एंटीजन से बाइंड करना। और जो बाकी की हमारी जो सेल्स रहती हैं, जो मैक्रोफाजेस वगैरह रहते हैं, बी सेल्स वगैरह रहती हैं, वो उसके बाद इन एंटीबॉडीज़ को देख के उन जो हमारे पैथोजन है उन पर अटैक करते हैं। तो एक टाइप से हमारी एंटीबॉडीज एज अ फ्लैग काम करती है कि हाँ कोई अटैक नहीं करना है इन सेल्स पे, या अटैक करना है ऐसे करके। लेकिन सेल्फ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारी एंटीजन्स जो रहती है वो हमारी बॉडी के लिए ही, जो हमारी सेल्स में जो एंटीजन्स रहती है वो एंटीबॉडीज़ को एंटीबॉडीज़ का इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देती है। और जो सेल्स रहती हैं, जब मैक्रोफाजेस वगैरह, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह रहते हैं, वो हमारी ही बॉडी पे अटैक करते हैं, हमारी बॉडी से की सेल पे। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब किसी भी चीज़ का इम्यूनोजेनिक होने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले, इम्यून रिस्पॉन्स तभी क्रिएट हो सकता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया हो बॉडी में, तभी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। दूसरा होता है साइज़। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का साइज़, एक मिनट आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर साइज़ लेस देन 1000 डेल्टन होता है तो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट होता है। जैसे कि पेनिसिलिन और एस्परजिनिन। ठीक है, इनका जो वेट होता है, इनका जो साइज़ होता है वो 1000 डेल्टन से कम होता है, जिससे हमारा कोई भी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता है। जो साइज़ होना चाहिए वो 1000 to 6000 डेल्टन होना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए 1000 डेल्टन से, तभी हमारा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। अब जो हमारा इंसुलिन होता है उसका भी 1000 to 6000 के अंदर ही आता है, उसमें भी हमारा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो रहता है वो क्रिएट नहीं होता, वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो जो एक तो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स के लिए हमारे फॉरेन पार्टिकल होने चाहिए और उनका साइज़ जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत बातें थी हमारी एंटीजन्स के बारे में, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस एंटीजन्स के बारे में आता है कि एंटीजन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। अब आते हैं हमारे हैप्टेंस क्या होते हैं। ये छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल बट नॉट इम्यूनोजेनिक। ये एक टाइप के एंटीजेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करते। जैसे एंटीबॉडी, जो एंटीजेंस रहते हैं वो एंटीबॉडी का सिक्रेशन करवाती है दूसरे सेल से, बी सेल से, लेकिन जो हमारे हैप्टेंस रहते हैं उनसे कोई भी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता है। नो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। ठीक है,
अब ये हैप्टेंस अकेले काम नहीं कर पाते। ये जब हैप्टेंस किसी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी के बाद ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग अफिनिटी ऑफ एंटीजेनिसिटी। अब क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ एपिटोप्स। एपिटोप्स क्या है? एपिटोप्स वो रीज़न होता है जहाँ पे एंटीजन की वो किसी भी बैक्टीरिया या एंटीजन का वो रीज़न होता है जहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज़ आके अटैच होती है। एंटीबॉडी को हम AB से डिनोट करते हैं और एंटीजन को हम AG से करते हैं। तो रीजन ऑफ एंटीजन दैट एक्चुअली बाइंड विथ एंटीबॉडी, तो उस रीजन को हम एपिटोप कहते हैं। जितना ज़्यादा एपिटोप होंगे, जितने ज़्यादा एक बैक्टीरिया पे एपिटोप होगा, उतनी ज़्यादा उसकी एंटीजेनिसिटी होगी। ठीक है, अब देखो जैसे किसी भी बैक्टीरिया में 3 एपिटोप हैं, ठीक है, 3 रीज़न है जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है। और किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल है कि कोई भी दूसरा पैथोजन है, उस पर 6 एपिटोप प्रेजेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी 6 होती है। 3 एपिटोप 6 एपिटोप मतलब वैलेंसी, 3 वैलेंसी 6 वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एंटीजेनिसिटी किसकी है? हमारे 6 एपिटोप वाले पैथोजन की। ठीक है, दूसरा हमारा फैक्टर आता है एंटीजन कॉन्फर्मेशन। एंटीजन कॉन्फर्मेशन का मतलब है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा वो एंटीजेनिसिटी शो करेगा। 3 डिग्री जो रहता है हमारा, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, तो वो हमारा एंटीजेनिसिटी मोर शो करता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर आता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उतना ज़्यादा वो एंटीजेनिसिटी शो करेगा। चौथा आता है कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन्स हमारे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके बाद कार्ब्स होते हैं, उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे मतलब जितने ज़्यादा जो हमारा सबसे ज़्यादा एंटीजेनिसिटी होगा वो हमारा प्रोटीन शो करेगा, उसके बाद हमारे कार्ब शो करेंगे, फिर लिपिड्स करेंगे, एंड फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, फिर आता है हमारा हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी में है कि जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन रहेंगे वो हमारे ज़्यादा एंटीजेनिसिटी शो करेंगे और उनसे कम हमारे प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आपके ध्यान में रहे, ये बेसिक सी चीज़ है, आपको मतलब आप थोड़ा सा याद रखोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट मैंने लिखा है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। 6th है हमारा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस। फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस का मतलब है हम मैमल्स में आते हैं, ह्यूमंस। ठीक है, जो मैमल्स और जो हमारे एव्स होते हैं वो हम बहुत आस पास के होते हैं। ठीक है, तो जो हम आस पास की जो हमारी स्पीशीज़ रहती हैं, जो हमारे क्लासेस, जो हमारी जीनस होते हैं आस पास के, उनमें एंटीजेनिसिटी कम शो होती है। वाइल जो दूर के रहते हैं फिश, उनमें एंटीजेनिसिटी हमारी ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, अब मान लो फिश का कोई सेल हम मैमल्स में डाल देंगे तो हमारे जो एंटीजन, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। वाइल जो हमारे एव्स हैं उनका कोई हम मैमल्स के अंदर में डालेंगे तो थोड़ा कम शो होगा। तो इसलिए फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटीजेनिक नेचर। 7th आता है हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटीजेनिसिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा उतनी ज़्यादा हमारी एंटीजेनिसिटी होगी। ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस सुन लीजिए, वो काफ़ी है। आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, काफ़ी है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यहाँ से। एल अमाइनो एसिड और जो हमारा डी अमाइनो एसिड होता है, तो हमारा जो एल होता है वो ज़्यादा मोर इम्यूनोजेनिक होता है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। अब किसी भी हमने माइस के अंदर डी अमाइनो एसिड डाल दिया, ठीक है, तो उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा वो कम रहेगा, तो उसको जो हमारी डिजीज़ होने के चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। जिसका इम्यून रिस्पॉन्स कम, ठीक है, ये ध्यान में रख लो, जिसका इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा उसको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एल अमाइनो एसिड में इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा निकलता है फर्स्ट में, उसके बाद डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोली, टॉपिक को बस याद रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, जब ध्यान में रखो वो काफ़ी है। तो जिसका इम्यून रिस्पॉन्स पहले में कम, उसको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा। तो डी अमाइनो एसिड जो रहता है उसकी एंटीजेनिसिटी कम होती है अकॉर्डिंग टू एल।
जिसकी एंटीजेनिसिटी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, इम्यूनोजेनिक होगा वो, उससे कम डिजीज़ कॉज होगी। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे। अब आता है हमारा एडजुवेंट्स क्या होते हैं। एडजुवेंट्स जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारी वैक्सीन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एंटीजन को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, होल्ड एंटीजन। अब वो क्या करते हैं, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो एंटीजन्स को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, जिससे इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज होती है। इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज होगी मतलब इम्यून रिस्पॉन्स हमारा काफ़ी टाइम तक बना रहेगा, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स बना रहेगा तो हमें सेकेंड टाइम पे डिजीज़ बहुत कम होगी। तो ये हमारे एंटीजन्स की क्या हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एग्जाम्पल में आ जाते हैं एडजुवेंट्स में एलम आ जाता है एंड हमारा मोनोफॉस्फोफाइल आ जाता है, फॉस्फोफाइल लिपिड ए आ जाता है। एडजुवेंट्स जो रहते हैं वो प्रोलॉन्ग द परसिस्टेंस ऑफ एंटीजन, मतलब वो उसको काफ़ी लंबे समय तक पकड़े रहते हैं ताकि जो एंटीजन की जो लाइफ रहती है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसकी हाइफ लाइफ उसके ओरिजिनल हाइफ लाइफ से ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स रहता है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है। तो एडजुवेंट्स जो रहता है वो एंटीजन्स को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। बस एडजुवेंट्स के बारे में ये याद रखना है कि वो एंटीजन को होल्ड करता है, वो एंटीजन की हाफ लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है और वो प्रोलॉन्ग द परसिस्टेंस ऑफ एंटीजन, मतलब उसको काफ़ी लंबे समय तक पकड़े रखता है एंटीजन्स को। अब वो एंटीजन्स को पकड़े रखेगा तो बैक्टीरिया भी पकड़े रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, जिससे जो हमारे जो किलर सेल्स वगैरह हैं वो आगे बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देंगे और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी ज़्यादा देर तक बना रहेगा। तो एडजुवेंट्स के बारे में आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से याद करने हैं और ये इजी है। एडजुवेंट्स मतलब होल्ड एंटीजन्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने हेप्टेंस, एडजुवेंट्स, एंटीजन मेडिसाइड्स इन सब के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम MHC मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MHC का काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बीच बीच में आ रहा है, ठीक है। मतलब उसके बीच में कुछ 2-3 चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है। जैसे एंटीजन्स में आपको ज़्यादा डिटेल्स में याद नहीं रखना है, वो बस हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारी जो बेसिक मैंने लेक्चर में बताई है उनको याद रख लेना, वो काफ़ी हैं। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।